हाँ जी, तो बच्चों अब हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है रिमेनिंग पोर्शन। हमने देखना है हेरिडिटी किससे कहते हैं। हेरिडिटी बेसिकली कहते हैं विरासत को। अब एक तो हमारे यहाँ होता है ना, विरासत में अब्बा की ज़मीन मिलती है, ठीक है, ये वो वाली विरासत नहीं है, ये है आपकी सेलुलर विरासत। सेल आपके जो पेरेंट्स के सेल हैं वो आपके सेल्स में विरासत के तौर पे ऐसी क्या चीज़ देते हैं। हेरिडिटी कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वालिदैन से बच्चों के अंदर खुसूसियात का मुंतकिल होना। देखिए आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप में से अक्सर बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे मेरे अब्बा की आइज़ भी ब्राउन है और मेरी भी ब्राउन है। लाइक मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी मदर की आइज़ का जो ब्लैक कलर है तो मेरा भी ब्लैक कलर है। ये क्या है? बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से आ रहे होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर हेरिडिटी। इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स आपकी बुक में दी हुई हैं, मैं चंद एक डिस्कस करूँगी। जैसे हाइट, ठीक है, कहते हैं ना कि पेरेंट्स की हाइट ज़्यादा हो तो बच्चों की भी हाइट ज़्यादा होती है। ये करैक्टर है जो पेरेंट्स से हमारे पास आता है। इसी तरह हेयर कलर, कुछ लोगों की हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जीन्स में होता है, विरासत में मिली होती है उन्हें। आई कलर, ठीक है, आँखों का रंग, किसी का ब्लू होता है, हैज़ल कलर होता है, ग्रीन कलर होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, मल्टी कलर्स होते हैं, ठीक है। ये सारे वो करैक्टरिस्टिक हैं जो हमारे वालिदैन से हम में मुंतकिल होते हैं। ऐसे खसूसियात जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए वेरिएशन जो है वो हमारी अल्लाह ताला ने रखी हुई है तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में। वेरिएशन क्या है? रद्दोबदल। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हूबहू अपने पेरेंट्स जैसे हैं, हम थोड़े अपने दादकों की तरह लग रहे होते हैं, ठीक है, थोड़े अपने नानकों की तरह लग रहे होते हैं, थोड़े अपने पेरेंट्स की तरह, थोड़ी एक न्यू चीज़ सामने आई हुई होती है। वो जो चीज़ न्यू सामने आती है दैट इज़ वेरिएशन, एक नई चीज़ का सामने आना। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये सिस्टम फीड किया है इसलिए क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हम अपने माँ बाप की कॉपी हों, फिर हमारे अगली नस्ल हमारी कॉपी हो, उससे अगली उनकी कॉपी हो, तो इससे क्या होगा? अगर कोई ना कोई बीमारी आती है, ठीक है, अगर कोई बीमारी आती है तो सारे फौत हो जाएंगे। अब कोरोना आया है, उसमें सब नहीं मर रहे, कुछ मर रहे हैं, कुछ ज़िंदा हैं। कुछ जो मर रहे हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, कुछ जो ज़िंदा हैं उनका इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे पास वेरिएशन में ये बात आ रही है कि हमारी फैमिली मेंबर के दरमियान बहुत सारे करैक्टरिस्टिक ऐसे होते हैं जो बहनों में होते हैं और भाइयों में नहीं होते हैं, भाइयों में होते हैं, बहनों में नहीं होते, अब्बा में होते हैं, अम्मी में होते हैं, हमारे में नहीं होते। ऐसे बहुत सारे करैक्टरिस्टिक हैं जो न्यू हैं। तो ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हमें किस चीज़ के काबिल बनाते हैं? हम इस चीज़ के काबिल बनाते हैं कि हम हालात से लड़ सकें, इन्वायरमेंट से लड़ सकें। ये अल्लाह ताला ने स्पेसिफिकली तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में करैक्टरिस्टिक रखा है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगी। हमारा पोल्ट्री शेड है। पोल्ट्री शेड में अच्छा, हमारे अब्बा का पोल्ट्री शेड है, उसमें क्या होता है कि आपको पता पोल्ट्री शेड का मतलब है कि वहाँ पर मुर्गियाँ जो है वो कल्टीवेट करवाई जाती हैं। अच्छा, एक बीमारी है रानी खेत की बीमारी ना, वो बीमारी आती है, सारा का सारा जो भी फार्म के अंदर मुर्गियाँ होंगी वो सारी मर जाती हैं, कोई नहीं बचता। कोई जल्दी मर जाता है, कोई देर पे मर जाता है, वो सारी रानी खेत सफाई कर देती है। इसी तरह इंसानों में भी बीमारियां आई। पुराने ज़माने में पोलियो आया, ठीक है, सार्क की बीमारी आई, आजकल कोरोना आया हुआ है। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये एबिलिटी रखी है कि हम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। हमारे पेरेंट्स अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं थे। अगर हम सब एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपी होते, जैसे कि मुर्गियां हैं, तो एक बीमारी के आते ही सारे के सारी मखलूक मर जाती। तो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक नया करैक्टर रखा है कि हमारे अंदर वेरिएशन पाई जाती है। हमारे अंदर ये एबिलिटी है कि हम मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ करैक्टर्स के हामिल हैं। किसी को कोई बीमारी अफेक्ट करती है, किसी को नहीं करती। बहुत से लोग हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जिन्हें कोरोना हुआ और वो ठीक हो गए, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोरोना हुआ और उनकी डेथ हो गई। तो ये अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर वेरिएशन रखी है कि एक बीमारी से पूरी की पूरी कौम मर नहीं सकती। हर बंदे के अंदर अपनी कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, उनकी जीन्स की कुछ वेरिएशंस होती हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद आ जाता है बेसिस ऑफ हेरिडिटी। विरासत की जो बेस है वो क्या है? वो है जीन।
अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक क्रोमोसोम मैंने बनाया है, इसका जो शॉर्ट सेगमेंट है, एक छोटा सा सेगमेंट है, इसे हम जीन कहेंगे। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जीन को पढ़ते हैं जीनी, तो ऐसे नहीं करना, हमने इसको जीन ही पढ़ना है, ठीक है। जीन जो है वो क्या है, वो इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर कहते हैं हदायत देने वाला, हुक्म चलाने वाला, ठीक है। जीन इंस्ट्रक्टर है। ये लोकेट कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम पे। ये मैंने क्रोमोसोम बनाया हुआ है और ये क्रोमोसोम के अंदर छोटा सा टुकड़ा जो आपकी बॉडी के एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहा होता है, उसे जीन कहते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, हर सेल के अंदर न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम है और हर 46 क्रोमोसोम में, हर क्रोमोसोम के ऊपर 50,000 से लाख तक की जीन्स मौजूद हैं। एक जीन की मैं बात करती हूँ। जीन हमेशा क्रोमोसोम पर मौजूद होती है। इसका काम है हदायत जारी करना कि कौन से करैक्टर्स कहाँ पर मुंतकिल करने हैं, और उसके अलावा ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, जोड़ीदार की फॉर्म में होती है, जोड़ी के बगैर नहीं होती। याद रखें, जीन की जो पेयर होती है, एक क्रोमोसोम, मेल क्रोमोसोम से एक जीन आती है और एक फीमेल क्रोमोसोम से जीन आती है, और ये दोनों जीन्स मिलके बच्चों के अंदर दो न्यू करैक्टर्स को डेवलप करवाती है। ये जो पेयर है, दिस इज व्हाट इज दिस इज जीन। याद रखें, जीन जो है वो दो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। वो दो पेयर में से एक आपके वालिद की तरफ से पेयर का पार्ट आता है, एक आपकी वालदा की तरफ से आता है, और वो दोनों मिलके आपकी बॉडी में काम कर रही हैं। वो आपकी बॉडी के मुख्तलिफ करैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका आई कलर है, आपका हेयर कलर है, हेयर ग्रोथ है, आपकी हाइट है, आपकी एयर लूप्स कनेक्टेड होती हैं कुछ लोगों की ढीली छूटी हुई होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये जीन्स कंट्रोल कर रही हैं। जीन्स क्रोमोसोम पे पाई जाती हैं। क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम दरअसल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, धागा नुमा स्ट्रक्चर्स हैं। ये सिर्फ तभी नज़र आते हैं जब डिवीजन होनी होती है। जब सेल ने डिवीजन नहीं करनी ना, जब सेल तैयारी कर रहा है, उस टाइम क्रोमोसोम नज़र नहीं आते। हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, हमें नज़र नहीं आते, लेकिन जब सेल ने डिवीजन करनी होती है तभी क्रोमोसोम हमें नज़र आते हैं। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ये किससे बने हैं? ये डीएनए से और प्रोटीन से बने। व्हाट इज डीएनए? डीएनए इज बेसिकली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एक केमिकल स्ट्रक्चर है डीएनए। ये किससे बने हुए हैं क्रोमोसोम? डीएनए और प्रोटीन से। अब ये देखिए, जो अंदर धागा नुमा अंदर जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, व्हाट इज दिस? दिस इज डीएनए बेसिकली, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। याद रखें, हर स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम की तादाद अल्लाह ताला ने फिक्स कर दी है। हम इंसान हैं, तमाम इंसानों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने चाहिए, ठीक है। अगर ये तादाद थोड़ी सी चेंज होती है तो ना हम मेल रहते हैं ना फीमेल रहते हैं, ख्वाजा सरा बन जाते हैं, एक तीसरी कैटेगरी सामने आती है। तो हमारा बेसिकली मकसद क्या है कि तमाम स्पीशी, वी आर ह्यूमंस और हम एक स्पीशी हैं। हम सब मेंबर्स के अंदर, चाहे हम मेल हैं चाहे हम फीमेल हैं, हमारे बॉडी में बिलियन ट्रिलियन सेल्स हैं और हर सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो ये 46 क्रोमोसोम अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दिए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ प्लांट्स हैं, कोई भी प्लांट ले लें, फ्लावर ले लें, उसका मुख्तलिफ होगा। लाइक फ्रॉग ले लें, उसके अपने अल्लाह ताला ने फ़िक्स कर दिए हैं क्रोमोसोम। नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो हैं वो अल्लाह ताला ने हर प्लांट के, हर एनिमल के, हर लिविंग क्रिएचर के फ़िक्स कर दिए हैं। तो अब अगर मैं अपनी बॉडी में देखूं तो एक सेकंड करैक्टर आता है। अब मैं कंफ्यूज हूँ, मेरी बॉडी में दो तरह के सेल्स हैं, एक को कहते हैं सोमैटिक सेल, एक को कहते हैं जर्मलाइन सेल्स। याद रखिए, जो सोमैटिक सेल्स हैं, मेरी बॉडी का सबसे ज़्यादा पार्ट 90% पार्ट सोमैटिक सेल से बना है, और सोमैटिक सेल्स के अंदर 46 क्रोमोसोम ही होंगे, लेकिन याद रखें वो जोड़ी की फॉर्म में होंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि पेयर्स की फॉर्म में होते हैं सोमैटिक में, और 23 पेयर्स होते हैं। देखिए 46 का मतलब है टोटल 46 क्रोमोसोम हैं, जिनमें से हर एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के साथ जोड़ी बना के रहता है। वो जब जोड़ियाँ बनाते हैं तो टोटल 23 जोड़ियाँ बनती हैं। लेकिन जब हम जर्मलाइन सेल्स की बात करते हैं, जर्मलाइन सेल्स में, या सॉरी यहाँ पर आना चाहिए गैमीट्स, जो हमारी बॉडी के गैमीट्स हैं उनके अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद होती है वो हाफ रहती है। हमारे पास गैमीट्स में 46 क्रोमोसोम नहीं होते बल्कि 23 होते हैं,
और इन्होंने कोई जोड़ी नहीं बनाती, नो पेयरिंग। हमारी बॉडी में पूरी बॉडी सोमैटिक सेल से बनी है, सिवाय आपकी बॉडी के एक ऑर्गन के। अगर लड़कियां हैं तो उनमें ओवरीज, और अगर बॉयज़ हैं तो उनमें टेस्टिस। इनके अंदर मौजूद होते हैं स्पेशल तरह के सेल जिन्हें हम कहते हैं गैमीट्स। सिर्फ उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होंगे। बाकी आपकी बॉडी पूरी सोमैटिक सेल से बनी है और उनमें सब सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 46 होगी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे आपकी बुक में एक नीचे एक्टिविटी दी हुई है, उसमें कहते हैं एक फ्रूट फ्लाई है, एक मक्खी है, मक्खी, उसका नाम है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ड्रोसोफिला मिलानोगैस्टर। कहता है, उसने पहला सवाल किया कि इसमें सोमैटिक क्रोमोसोम की तादाद बताएं। तो मैंने ना हिंट के तौर पे लिख दिया, सोमैटिक क्रोमोसोम की तादाद होती है 8, याद रखिएगा 8। सोमैटिक सेल में जितने भी क्रोमोसोम होंगे वो पेयर्स की फॉर्म में होंगे। इसका मतलब इसमें 4 पेयर हैं, 4 क्रोमोसोम ने जोड़ी बना रखी है, टोटल 8 क्रोमोसोम है। जबकि जर्म लाइन सेल्स में क्या होता है, जर्म लाइन सेल्स की बजाय हम यहाँ पर टर्म यूज़ करते हैं, ऊपर भी मैंने ये टर्म चेंज की थी, हम यहाँ टर्म यूज़ करते हैं गैमीट्स। इसके गैमीट्स में हाफ क्रोमोसोम होंगे। याद रखें, सोमैटिक सेल में जितने क्रोमोसोम होते हैं गैमीट्स में हाफ होते हैं उसका। अब इधर 8 थे तो इधर 4 होंगे, लेकिन पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, याद रखिएगा। हमारी बॉडी में जब हम डिवीजन की बात कर रहे हैं, सेल की 2 टाइप्स हैं, सोमैटिक सेल्स और गैमीट्स। सोमैटिक सेल्स वो सेल्स हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, और इन ह्यूमंस अल्लाह ने फिक्स कर दिए हैं 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर हम बात करें गैमीट्स की, तो वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर ओवरीज या टेस्टिस के अंदर मौजूद होते हैं, और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स, और वो पेयर्स की फॉर्म में भी नहीं होते हैं। अब हम आ जाते हैं वाटसन क्रिक मॉडल पर। ये एक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो है वो डीएनए के स्ट्रक्चर को या क्रोमोसोम को ना डीपली स्टडी किया। अब हम क्रोमोसोम की बात करें, अब इसके अंदर जो डीएनए वाला स्ट्रक्चर है, इन्होंने उस पर काम किया। इन्होंने कहा ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये एक तो डबल स्ट्रैंड है, 2 स्ट्रैंड से बना है, 2 धागे हैं जिन्होंने एक दूसरे को ओवरलूप किया हुआ है, यानी ओवरलैप किया हुआ है। अब ये 2 धागे हैं जिन्होंने एक दूसरे के जाला सा बनाया हुआ है। इस स्ट्रक्चर को हम डीएनए का नाम देते हैं। इसमें कुछ न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। अब आपके लेवल में इतना डिटेल्ड लेक्चर नहीं है, आप आगे जाके पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या आते हैं। आप बेसिकली ये समझें कि न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हैं जिनके मिलने से डीएनए बनता है। न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के हैं, आपने अंडरलाइन कर लें। 1 इज़ कॉल्ड साइटोसिन, 2nd इज़ कॉल्ड गवानीन, 3rd इज़ कॉल्ड थायामीन एंड 4th वन इज़ कॉल्ड एडिनिन। इन चारों को आपने अंडरलाइन कर लेना है, ये आपने याद करने हैं। हाँ जी बच्चों, अब हमने टॉपिक पढ़ना है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मैंने आपको बताया हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल हैं। हम जर्म लाइन सेल को डिस्कस करेंगे। जो हमारी जर्म लाइन सेल्स होते हैं उनके अंदर होती है मियोसिस। अब आपको पता है मियोसिस में एक सेल से 4 डाटा सेल बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं हाफ। इसमें जो बनते हैं सेल्स उनको स्पेशल नाम दिया जाता है गैमीट्स का। इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। इन्हें हम हैप्लॉइड सेल्स भी कहते हैं। इनके साथ एन का साइन भी लगाते हैं। याद रखिएगा, जर्म लाइन सेल्स आपकी बॉडी के अंदर सिर्फ ओवरीज और टेस्टिस में पाए जाते हैं, बाकी आपकी पूरी बॉडी में सोमैटिक सेल्स होते हैं। जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस होती है जिसके नतीजे में एक सेल से 4 डाटर सेल बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। उन डाटर सेल को हम स्पेसिफिक नाम देते हैं गैमीट्स का। अगर मेल में गैमीट्स बन रहे हैं तो उसे हम नाम देंगे स्पर्म का। अगर मेल में जर्म लाइन सेल्स में मियोसिस हो रही है तो उसके नतीजे में जो सेल्स बनेंगे हम उन्हें स्पर्म कहेंगे, और अगर फीमेल में बनेंगे तो हम उसे एग कहेंगे, और अगर प्लांट्स में बनेंगे तो हम उसे स्पोर्स कहेंगे। इन्हें हैप्लॉइड सेल्स भी कहते हैं। अब एग और स्पर्म आपस में फ्यूज़ होते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे कहते हैं जाइगोट।
इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। हमारी बॉडी में नॉर्मल 46 क्रोमोसोम है, तो गैमीट्स में आपको पता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। इसमें 23, इसमें भी 23 और 23 जब मिक्स होंगे तो बन जाएगा 46। जो हमारे पास जाइगोट है ये एक प्रॉपर सेल है जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोबारा हो गए हैं 46। जाइगोट इज़ द फर्स्ट सेल फ्रॉम विच लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स। लाइफ अगर कोई सवाल आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी का पहला सेल क्या होता है, हर इंसान की ज़िंदगी का पहले सेल को जाइगोट कहते हैं, जो कि उसके पेरेंट के एग और स्पर्म की फ्यूजन से बनता है। अब उसके बाद हमारी टर्म आ जाते हैं इनहेरिटेबल और नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर। ऐसी खसूसियात जो वालिदैन से विरासत में मिलती हैं उन्हें इनहेरिटेबल करैक्टर कहते हैं, और जो विरासत में नहीं मिलती उन्हें नॉन इनहेरिटेबल कहते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी हाइट मेरे पेरेंट्स से मिलती है तो हाइट इज़ अ इनहेरिटेबल करैक्टर, क्योंकि ये वालिदैन से विरासत में मिली है। आँखों का कलर, बालों का कलर, इवन जो आपकी कान अटैच और डिटैच होते हैं, ईयर लूब्स जो अटैच और डिटैच होती हैं, वो भी आपका करैक्टर है। आँखों का रंग आपका करैक्टर है। ये सारे करैक्टर जो पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होते हैं उन्हें इनहेरिटेबल करैक्टर कहते हैं। नॉन इनहेरिटेबल करैक्टर उन करैक्टर्स को कहते हैं जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल नहीं होते। मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसकी टांग कट गई है, तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो बच्चे होंगे उनकी भी टांगें नहीं होंगी। तो ऐसे ऑर्गन्स जो किसी हादसे का शिकार हो जाएं वो बच्चों में करैक्टर ट्रांसफ़र नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर कहीं हादसा हुआ और मेरे एक गुर्दा डैमेज हो गया तो बच्चों के अंदर वो गुर्दा नहीं होगा, ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ऐसे करैक्टरिस्टिक को नॉन इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक कहते हैं, ये विरासत में नहीं आते। रुडोल्फ विर्चू नामी एक साइंटिस्ट ने एक चूहा लिया और चूहे की दुम काट दी। उसने पिंजरे में चूहों को बंद कर दिया, उस चूहे के बच्चे पैदा हुए, उसके बच्चों की दुम थी। अब समझ रहे हैं, कंपैरेटिवली बता रही हूँ। फिर उसने क्या किया, उस बच्चे बड़े हुए, उनकी दुमें काट दी, लेकिन उनके बच्चों की फिर दुम थी। तो ऐसे तमाम ऑर्गन्स या ऐसे तमाम अज़ा जो किसी हादसे में डैमेज हो जाएं, उनका बच्चों की लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। वो ऐसे करैक्टरिस्टिक को हम नॉन इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक कहते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक की। आई कलर, हमारी आँखों में, हमारी बॉडी में आपको पता है हमारे बहुत से सेल्स हैं, उन सेल्स में क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम में जीन्स हैं, और जीन्स जो हैं वो कंट्रोल कर रही हैं करैक्टर्स को। हमारे आई के सेल्स में जीन मौजूद है जो एक ब्राउन पिगमेंट रिलीज़ करता है, जो हमारे आइरिस को कलर देता है। अगर वो ब्राउन पिगमेंट हद से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएगा तो आँखों का रंग होगा ब्लैक। अगर वो जीन कम ब्राउन पिगमेंट रिलीज़ करेगा तो आँखों का रंग होगा ब्राउन। अगर मुख्तलिफ तनासुब से वो कलर रिलीज़ होगा, वो पिगमेंट रिलीज़ होगा, तो आँखों के मुख्तलिफ रंग होंगे। किसी की आँखों का रंग ग्रीन होता है, किसी का ब्लू होता है, किसी का हैज़ल होता है, मल्टी कलर्ड होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा करैक्टर है, ये वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है, इसलिए ये इनहेरिटेबल करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद अटैच एंड डिटैच ईयर लूब्स। आप देखें बहुत से लोग होंगे जिनके कान जो हैं वो स्किन से बाकायदा लगे होते हैं और कुछों के लटके हुए होते हैं। इसमें क्या सीन है, कहता है कि व्हेन जीन वर्क, इसमें एक स्पेसिफिक जीन है, अगर वो मौजूद होगी और वो काम कर रही हो तो आपका कान लटकेगा। अगर वो जीन मौजूद नहीं होगी तो आपका कान जो है, जो नीचे वाला हिस्सा है, जो इसकी ईयर लूब्स हैं, वो क्या होंगी, वो अटैच होंगी, उस स्किन के साथ मिली हुई होंगी। आप डायग्राम में कंपैरेटिवली इसको देख सकते हैं। बेटा हमारा चैप्टर हुआ ख़त्म। हमने इस चैप्टर में जो ब्रेन स्टॉर्मिंग का क्वेश्चन किया है वो है व्हाई डू ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। आपने मुझे ये बताना है बच्चे अपने वालिदैन से क्यों मिलते हैं। ठीक है, मैं किसी और से क्यों नहीं मिल रही, मैं अपने पेरेंट्स से क्यों मिल रही हूँ, ऐसा क्या सीखा आपने इस चैप्टर में, ये आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा हमने इस चैप्टर में माइटोसिस पढ़ा, हमने डीएनए पढ़ा, क्रोमोसोम पढ़ा, मियोसिस पढ़ा, हेरिडिटी पढ़ा, डीएनए, आरएनए, ईटीसी, इनहेरिटेबल, नॉन इनहेरिटेबल। होप सो आपको समझ आई होगी। मज़ीद हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं रीडिंग की वीडियोज़ बना के भी डाल दूँ। बहरहाल कॉन्सेप्ट लेक्चर यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है। घरों में रहें, महफूज रहें, अपना ध्यान करें। अल्लाह हाफ़िज़।